youngest MP of India. I, Pushpendra Saroj. Welcome to the show. 25 साल की उम्र में खेलने कूदने की उम्र ही मानते हैं। 25 की उम्र में आ गया। अब जब मैं 35 होऊंगा, मैं 10 इयर्स तक ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रह चुका हूँ। आई विल हैव दैट एक्सपीरियंस। मुझे आपका होम भी एक्सप्लोर करने का प्लान है, क्या दिखा सकते हैं आप? ये मेरा एमपी हाउस है। सर, पेंटिंग में आपका बहुत वर्चस्व लग रहा है। मतलब किस तरह इंस्पायर करता है सर, बताएं। मोस्ट सीक्रेट प्लेसेस अगर गौतम बुद्ध जी की अगर कोई है तो वो कौशाम्बी भी। सरकारी आवास अच्छा है ना सर? मैं यहाँ पे थोड़ा अकेले रहता हूँ, फैमिली थोड़ा कम आती है। सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। कितना पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? जिस पोजीशन में मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत, अगर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं नहीं होता। जब आप पम्पलेट्स देने जा रहे थे तो लेने से भी मना कर रहे थे। लोग लड़ाई लड़ रहे थे लाठियों से, लेकिन उन्होंने कलम से बदलाव किया। और जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ। क्या देना चाहिए कौशाम्बी को? फादर साहब ने जब मिनिस्टर रहे तो बहुत सारी चीजें देने का कहा। राजनीति में आप सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते हैं? कौन रहा है आपका इंस्पिरेशन? देखिए, स्वाभाविक है कि मेरे फादर से ज्यादा क्लोज तो कोई नहीं रहा है मेरे से। बसपा से बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीति चालू की। तब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक समय था जो मानव कांशीराम जी ने भी पैसे दिए थे। आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन जहाँ पे क्रिकेट का रिटायरमेंट चालू होता है वहाँ पे पार्लियामेंट का सीजन चालू होता है। युवा राजनीति में सक्सेस होना चाहता है तो उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? घर बैठ करके रील्स देख करके उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से कुछ नहीं होगा। सर, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे आपकी राय क्या है? सिर्फ बुलडोजर उनके घर पे चलता है जो राजनेता के खिलाफ बोलता है, सीएम के खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है। लोगों को दफ्तर में कितने बजे मिलते हो? कैसे रहता है वहाँ पे कामकाज? मैं अपने लोगों के बीच जाऊँ, ना कि लोग मेरे पास घर आए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक विनय कुमार तरीकेरे, महासचिव बेंगलुरु सेक्टर लोकसभा युव जनता दल। सह प्रायोजक अभया गोल्ड बायर्स, वी गिव द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गोल्ड। 8861 600 600। सह प्रायोजक बसवराज मत्तीमुडु, विधायक कलबुर्गी ग्रामीण क्षेत्र। नमस्कार, हिंदू टीवी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सैयद हिदायत है। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली में एक स्पेशल व्यक्तित्व के साथ। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ। चलिए, अब हम खड़े हैं उनके दफ्तर पे। कौशाम्बी के सांसद और यंगेस्ट एमपी ऑफ इंडिया, तो उन्हीं का दफ्तर है ये। यहाँ पे मतलब लोग आना जाना रहता है लोगों का। यहाँ पे अटेंड करने के लिए उनके स्टाफ भी रहते हैं। तो अंदर है हमारे गेस्ट। सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? पुष्पेंद्र सरोज जी, यंगेस्ट एमपी। सर, मतलब ये एक लोगों ने टाइटल दिया है, यंगेस्ट एमपी। टाइटल नहीं, एक इतिहास ही है। इस इतिहास को आप कैसे देखते हो? देखिए, ये लोगों ने नहीं दिया। मुझे लगता है कि लोगों ने अगर कोई टाइटल दिया है तो वो कौशाम्बी का बेटा। हाँ, कौशाम्बी का सुपुत्र है। यस, कौशाम्बी का सुपुत्र, कौशाम्बी का बेटा टाइटल दिया है। हाँ। और क्योंकि इतिहास में सबसे यंगेस्ट एमपी में रहा हूँ तो फिर करेक्ट। और इसको अगर इंग्लिश में बोले तो आई एम, दैट्स व्हाट दे कॉल इट, आई एम द बेबी ऑफ द पार्लियामेंट। और ये कहा जाता है, तो यूके में भी कहा जाता है, तो यहाँ पे भी बेबी ऑफ द पार्लियामेंट is the youngest MP of the parliament, so I am the baby of the parliament. Okay, आपके पिताजी तो कौशाम्बी के विकास पुरुष माने जाते हैं। मतलब एक ही घर में दो दो टाइटल। इनको मतलब टाइटल लेना उतना आसान नहीं रहता, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। कैसे मैनेज कर रहे हो आप? देखिए, अब मुझे तो 2 साल हुआ है, 1.5 years and going on. करेक्ट। और जैसा आपने बोला, मेंटेन करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, और फिर से जीत करके आना ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू आर। ओके। कमिंग, जीत करके पहली बार आना अपने फादर के नाम पे, अपने फादर के काम पे,
वो तो सही बात है, मैं जीत करके आया हूँ, लेकिन उसको मेंटेन करके अपने नाम और अपने काम पे जीतना बहुत मुश्किल रहता है। करेक्ट। 1.5 years का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा है, अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, ओके। बट टू बी ऑनेस्ट एक नया ट्रेजेक्टरी है हाँ हाँ। और एक नौजवान के लिए भी एक नई स्थितियां हैं, एक परिस्थितियां बनती हैं, एक नया मैदान है। ओके। तो सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, सीख रहे हैं और कर रहे हैं जितना कर पा रहे हैं। हम लोग मतलब खेलने कूदने की उम्र ही मानते हैं, इधर उधर जाना ऐसा कुछ रहता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी को मतलब कैसे ठान लिया कि ये मैं करके ही दिखाऊंगा? देखिए आना तो था कभी ना कभी, और मुझे लगता है जब हम और बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि नौजवानों की बात आएगी एंड करेक्ट। उनको कैसे पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो मेरा बस यही मानना था, मैंने खुद भी अपने ऊपर अप्लाई किया है ओके। कि अगर इवेंचुअली आना है तो पहले ही आ जाओ। जितना टाइम आप आने तक वेस्ट कर देंगे उतने में आप सीख जाएंगे, और जहां आपने पहले प्लान किया था कि आप एंटर करेंगे तब तक आप एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन बन जाएंगे। तो 35 की उम्र में अगर मैं कहूँ कि मैं आना चाहता था, ओके। तो 25 की उम्र में आ गया। अब जब मैं 35 पे आऊंगा, मैं 10 years तक ऑलरेडी पॉलिटिक्स में रह चुका हूँ, आई विल हैव दैट एक्सपीरियंस। करेक्ट। तो एक डिफरेंट स्टेप है, जैसे आपने बोला खेल कूद की उम्र है और भी कुछ कर सकते थे, और सही में कुछ कर सकते थे और भी करेक्ट। कुछ जगह देखा भी था, बट फिर डिसीजन लिया यही आना है। अमेजिंग। सर आपके पीछे फोटो है, उसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या है? जी, ये तो मेरे फादर है हाँ। और ये मैं हूँ, और ये जैसा आप सब लोग जानते हैं मानव कांशीराम जी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा मूवमेंट के बदौलत मेरे फादर पॉलिटिक्स में आए। उन्होंने बसपा से बहुजन समाज पार्टी से करेक्ट। अपनी राजनीति चालू की, और मुझे याद है कि जब बहुत पिछड़े तबके से आते थे मेरे फादर, और उन्होंने भी डिसाइड किया था कि भी वो जॉब नहीं करेंगे, ओके। और उन्होंने भी जॉब नहीं किया, वो अपनी नौकरी छोड़ करके आ गए थे। ओह। और तब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, तो एक समय था जब मानव कांशीराम जी ने भी पैसे दिए थे चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद से हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा मेरे फादर साहब ने। ओह। वो भी 5 टर्म विधायक और 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बने। तो हम जब भी उनकी पुण्यतिथि होती है या फिर उनकी एनिवर्सरी होती है, हम जरूर जाते हैं और माल्यार्पण करते हैं और लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम रखते हैं। तो ये उसकी तस्वीर है। जब मैं ओके। सांसद बना तो मेरा पहला प्रोग्राम था, और मेरे फादर साहब का भी। अमेजिंग। सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जी। अम्बेडकर साहब की फोटो है, तस्वीर है यहाँ पे। हर वक्त जब भी आप इस कुर्सी पे बैठते हो, शायद उन्हीं को ही देख के आप अपना काम भी शुरू करते हो। नहीं, बिल्कुल, और इनको तो कौन नहीं जानता। करेक्ट। और इंडिया के फ्लैग के बगल में अगर किसी की पहचान है तो गांधी जी और अम्बेडकर साहब की पहचान है, और हमको अगर किसी ने पहचान दी है तो अम्बेडकर साहब ने दी है। ओके। आज तो खैर एक डिफरेंट दौर हो गया कि अम्बेडकर जी को कोई पढ़े बिना ही सब राजनीति जरूर कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से लोगों को उठाने का काम किया, और एक ऐसा दौर था जब लोग लड़ाई लड़ रहे थे लाठियों से, लेकिन उन्होंने कलम से बदलाव किया, अपने करेक्ट। पढ़ाई लिखाई से बदलाव किया, और जिसका जीता जागता सबूत मैं हूँ और कई अन्य लोग हैं, पिछड़े से, दलित समाज से, आदिवासी समाज से, जिनके पास पहले कोई जुबान नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। इन्होंने कलम से जो लिखा वो आज तक भी वहां पे है, और हमारे पार्लियामेंट में है, हमारे जुनून में, हमारे मन में है, और देश के अंदर ओके। एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से हमारा भारत का संविधान बना हुआ है। तो इनको तो कौन नहीं जानता, और मुझे लगता है कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज भी। अमेजिंग। सर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आप कह रहे थे कि जब आप पम्पलेट्स देने जा रहे थे तो लेने से भी मना कर रहे थे लोग, ऐसे कुछ। मतलब आपके पिताजी इतने ऊंचे पॉलिटिकल स्तर पे रहने के बावजूद भी ऐसा मतलब एक सिचुएशन देखना पड़ता है, तो सामान्य जो वर्ग से आते हैं उनका क्या सिचुएशन होगा? अभी भी वो माहौल है क्या? देखिए मैं क्योंकि वो मेरी कही हुई बात पार्लियामेंट में भी थी, और मैंने वो महसूस भी की थी, तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में वो कही थी। ओके। आप कोई भी वर्ग से आए, कोई भी हिस्ट्री से आए, या फिर कोई भी आप सोशल प्लेटफॉर्म से आए, हम्म। अगर आप अभी भी रूरल इंडिया या फिर वो आप जमीन में जाएंगे ओके। तो जातिवाद है, हम्म। और जातिवाद आए दिन लोगों को फेस करना पड़ता है। ओह। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं कहूंगा कि चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन की वजह से। हम्म। अगर आप आज के जातिवाद को पहले के जातिवाद से कंपेयर करेंगे तो बहुत कम होगा, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों में वो जातिवाद कहीं ना कहीं खत्म होगा, लेकिन वो तभी खत्म हो पाएगा जब हम एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे।
ओके। और शिक्षा दे पाएंगे हमारे नौजवानों को, हमारे बेटे बेटियों को, ताकि वो फर्क करना, नफरत करना ना सीखे, एक साथ मिल करके और सोशलिज्म को आगे बढ़ाने का काम करें। राजनीति में आप सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते हैं? कौन रहा है आपका इंस्पिरेशन? देखिए, स्वाभाविक है कि मेरे फादर से ज्यादा क्लोज तो कोई नहीं रहा है मेरे से, ओके। और बचपन से देखा है उनको। उनको चुनाव जीतते हुए बहुत लंबे समय से देखा, फिर चुनाव में कैसे कठिनाइयां आती हैं, ऊपर नीचे सब कुछ देखा, और ओके। काफी कुछ सीखा। आज भी अगर सबसे ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, चाहे स्पीच बोलने के तरीके से, लोगों को संभालने के तरीके से, या फिर किसी सिचुएशन को टैकल करने के तरीके से, तो वो फादर साहब से ही सीखने को मिलता है। ओके। हालांकि डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली मैं उनको स्पॉट करता रहता हूँ, उनको एनालाइज करता रहता हूँ, और वैसे ही करता हूँ जैसा वो अपने लोगों के साथ करते हैं। आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे, छक्के मारना, मतलब लोगों का शोर वो सुनने की आदत थी आपकी। पार्लियामेंट टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, तो मतलब कैसे फील करते हो जब आप पार्लियामेंट में जाते हो? क्या क्या फील होता है आपको? वहां पे भी बातों में छक्का मारना पड़ता है। देखिए, मुझे याद है पार्लियामेंट, और आपने जैसे बोला इतनी यंग एज में पार्लियामेंट हाँ। जाना, और ये हमारी फील्ड नहीं है। अगर आप क्रिकेट की फील्ड देखेंगे तो एक स्पोर्ट्समैन की फील्ड और उसकी एज को एनालाइज करेंगे तो वो 25-26 साल में, और 30-32-35 साल आते आते पीक हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है। ओके। लेकिन जहाँ पे क्रिकेट का रिटायरमेंट चालू होता है, वहां पे पार्लियामेंट का सीजन चालू होता है। ओके। और पार्लियामेंट के जो एज है, वो आज के डेट पे मुझे लगता है कि 60 या फिर 55 ईयर्स एवरेज एज है एक एमपी की। करेक्ट। इस पार्लियामेंट सेशन में 18th लोकसभा में मेरी 25 है, लेस देन हाफ। तो एक सरियल एक्सपीरियंस है, एक अलग एक्सपीरियंस है, और काफी कठिन एक्सपीरियंस है टू बी ऑनेस्ट। और वो बोझ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है कि जो बातें यहाँ पे हैं वो देश को चलाने की, देश को आगे बढ़ाने की, लोगों को जोड़ने की बातें हैं। और यहाँ पे वो जैसा आपने बोला कि क्लासरूम जैसा कोई हंसी मजाक नहीं होता है। करेक्ट। जो आप कहते हैं तथ्यों के साथ कहते हैं, जो आप बोलते हैं शायद उसको इस तरीके से लिया जाता है कि वो आपकी इंडिया की फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी में बदलाव ला सके, इंटीग्रेट हो सके। तो संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से बहुत स्ट्रांग, ये हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। ओके। तो यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो अपने तथ्यों के साथ, अपनी बातों के साथ पूरा मजबूती से आते हैं, और 140 करोड़ की जनता और मेरे खुद कौशाम्बी के लाखों लाख जनता की आवाज रखने का काम करता हूँ। ओके सर, बहुत सारे बुक्स भी हैं, मतलब आपको पढ़ाई में भी ज्यादा इंटरेस्ट होगा क्योंकि आपने लंदन में पढ़ाई की थी, जरूर पुस्तकों से लगाव होगा। कोई मतलब बायोग्राफी पढ़ी है आपने किसी की? देखिए, मैंने अम्बेडकर साहब को पढ़ा। हाँ। और ये जो बुक्स हैं, ये मेजरली वो वाली बुक्स हैं जो मुझे एमपी बनने के बाद मिली। ये मेरा एमपी हाउस है। ओके। और मैं चाहता था कि यहाँ पे जो भी चीज रहे वो मेरे एमपी बनने के बाद मेरी खुद की चीजें हो यहाँ पे। ओके। तो आप काफी सेल्फ हेल्प बुक्स भी देखेंगे, चाहे जापानीज एडिशन हो या फिर कोई एटॉमिक हैबिट्स हो या फिर राजीव गांधी जी की। तो ये मोस्टली ऐसी बुक्स हैं जो मुझे दी गई हैं, और मैं आए दिन, सबसे ज्यादा मुझे लगता है क्योंकि आप पार्लियामेंटेरियन बनने के लिए आपको दिल्ली और बैक एंड फोर्थ बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। फ्लाइट में सबसे अच्छी बात ये होती है कि फ्लाइट में इंटरनेट नहीं चलता है। तो एक बुक डेफिनेटली मैं अपने बैग में कैरी करता हूँ, जब भी मौका मिलता है फ्लाइट में तो बुक पढ़ने का काम करता हूँ। तो पहले मैं एक बहुत बड़ा एविड रीडर नहीं था, लेकिन एमपी बनने के बाद तो एक एविड रीडिंग आ गई है, और वो इम्प्रूव ही हो रही है। तो ये बस उसका जीता जाता सुरूर है जो यहाँ पे। ओके। सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मतलब कितना पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको? देखिए, मुझे तो सबसे ज्यादा पावर इसलिए दिया क्योंकि जिस पोजीशन में मैं हूँ कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत, अगर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं नहीं हो पाता। करेक्ट। मेरे फादर साहब नहीं हो पाते, उनसे कई ऐसे लोग हैं। तो मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो अगर इस देश की सबसे स्ट्रांग किताब, या कह लीजिए इस विश्व की सबसे स्ट्रांग किताब अगर कोई है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कहीं ना कहीं विश्व के सबसे बड़ी लोकतंत्र की स्तंभ अगर कुछ है तो वो एक किताब है। तो जाहिर सी बात है इसका एक अलग सेगमेंट तो होना ही चाहिए था, और अलग सेगमेंट उसी बदौलत यहाँ पे। ओके सर, मैं कर्नाटका से हूँ, वहाँ पे मोर देन 100 एमएलएस के होम टूर कर चुका हूँ। मुझे आपका होम भी एक्सप्लोर करने का प्लान है, क्या दिखा सकते हैं आप दर्शकों को? हाँ, डेफिनेटली, ये मेरा ऑफिस है। हाँ। आपने आगे वाला ऑफिस देखा ही था, और यहाँ पे मेरा, आप देख लीजिए। मतलब सर वहाँ क्षेत्र में किस तरह टाइम मैनेज करते हो आप लोगों को? दफ्तर में कितने बजे मिलते हो? कैसे रहता है वहाँ पे कामकाज? दफ्तर में तो मेरा कामकाज काफी बिजी रहता है, क्षेत्र में काफी बिजी रहता है।
जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ वापस क्षेत्र, तो मैं ये सबसे ज़्यादा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लोगों के बीच जाऊँ, ना कि लोग मेरे पास घर आए। और जिस तरीके से मैं यही चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके लोगों से मिल सकूँ, करेक्ट। लोगों से जुड़ाव कर सकूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा शिकायत एमपीज़ की अगर कुछ रहती है, तो ये रहती है कि आप लोगों से मिलते नहीं हैं। एमपीज़ दिल्ली में बस जाते हैं। करेक्ट। लेकिन जब भी मैं क्षेत्र जाता हूँ, चाहे मैं एयरपोर्ट से उतरूँ या फिर अगले दिन ज़रूर, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने लोगों के बीच, चाहे कहीं मीटिंग लगा ली, चाहे कहीं समस्या को सुनने का प्रोग्राम लगा लिया, ये सब करने का काम करता हूँ। तो वहाँ बहुत बिज़ी रहता हूँ। ओके। सर पेंटिंग में आपका बहुत वर्चस्व लग रहा है। जी, जी। एक्चुअली मेरा ये जो 2 पेंटिंग्स हैं, एनिमल्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। और जब मैं ये पिक आउट कर रहा था, तो स्पेसिफिकली एक डायमेंशन क्रिएट करना था। ओके। क्योंकि मैं लंदन से पढ़ा हूँ, तो मैंने लंदन की वो वहाँ पे। पिक्चर ली है। और ये मेरे 2 फेवरेट कह सकते हैं आप एनिमल्स हैं, एलिफेंट एंड हॉर्स। क्यों सर? एलिफेंट बिकॉज़ आई थिंक बीइंग एसोसिएटेड विद द मूवमेंट, और जो पार्टी से हम पहले आए थे, पहले बढ़े थे, वो भी बीएसपी थी, उनका भी पार्टी सिंबल एलिफेंट था। एंड इवन माय स्कूल दैट आई स्टडीड इन, उसका भी लोगो एलिफेंट ही था। ओके। तो एलिफेंट से एसोसिएशन बहुत पुराना रहा है मेरा। ओके। और उसी को लेकर के आई थिंक इट्स अ वेरी फाइन फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो एंड विजडम आल्सो। एंड it shows that even when you have very big strength, you can still be kind and loving as well. ओके। तो एलिफेंट आई थिंक उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से दर्शाता है। ओके। हालांकि लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, करेक्ट। लेकिन ये एलिफेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट। एंड हॉर्स, ऑब्वियसली आई रियली लाइक हॉर्सेस, एंड आई हैड लर्न टू राइड आल्सो। मुझे हॉर्स राइडिंग आता है। लेकिन क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, तो अब शायद बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ, कभी फ्री रहूंगा तो डेफिनेटली किसी प्रॉपर ट्रेनर के साथ हॉर्स राइडिंग सीखने का काम। ओके सर, हम टोटली पीछे जाएं तो देखते हैं रोटी कपड़ा मकान की राजनीति। क्या आज राजनीति में विचार की टोटली चेंजेस हुआ है विचार का, या फिर वही है? आज की राजनीति में अगर मैं बात करूं तो विचार का ज्यादा कोई चेंज हुआ नहीं है। अगर आप नौजवानों की बात करें तो नौजवान कुछ और सुनना चाह रहे हैं। ये सुनना चाह रहे हैं कि कौन अब जातिवाद से और धर्म से हट करके बात करेगा। नौजवान ये सुनना चाह रहे हैं कि कौन अब उनकी मूलभूत समस्या तथ्यों के साथ रखने का काम करेगा। नौजवान ये सुनना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लोग आगे बढ़ करके सिर्फ वही रोटी कपड़ा मकान और ये सब की बात ना करें, लेकिन उसकी बात करें कि किस तरीके से जो तबके लोग हैं उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, इकोनॉमी के साथ जोड़ करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। तो नौजवानों में बात करूं तो वो डिफरेंस है। लेकिन अगर आप अभी भी जाएंगे तो मैक्सिमम जो वोटर है, खास करके रूरल इंडिया में, अभी भी वो रोटी कपड़ा मकान में फंसा हुआ है, वो जातिवाद में फंसा हुआ है, धर्म में फंसा हुआ है। और मैंने भी 1.5-2 साल में ये एक्सपीरियंस किया है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों में वो बातें भी रखनी पड़ती है। करेक्ट। तब जाकर के लोग आपको सुनते भी। करेक्ट। सर आज हम बात करते हैं, हम चांद पे जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब करने के बावजूद इन चीजों को क्यों हम नजरअंदाज कर रहे हैं? देखिए, एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो चुका है मेरे हिसाब से। आज पिछड़े गरीब तबके इंसान में, मिडिल क्लास इंसान में और एक बहुत अमीर इंसान में पैसों को लेकर भी बहुत डिवाइड क्रिएट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच को, हमारी पॉलिसीज में भी बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो चुका है। अगर आप अभी का बजट देखेंगे तो महज 3 या 4% के अंदर अंदर एजुकेशन का बजट है पूरे बजट का। अगर आप 2% 3% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं और हेल्थ केयर पे अगर आप 2 या 3% से कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आप कहीं ना कहीं न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, चांद की बात कर रहे हैं, ये सब की बात कर रहे हैं, तो बहुत अफसोसजनक ये है कि जो डिवाइड है आज के दिन में वो ऐसा हो गया है कि आप कहाँ कहाँ की बात कर लेंगे। जब तक आपका रोटी कपड़ा मकान जो है वो नहीं ठीक तरीके से रह पाएगा। अगर आप जल जीवन की बात करें, जो एक बहुत बड़ी स्कीम थी, लाखों करोड़ यूज हुआ उसमें, लेकिन आज तक भी उस पर धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। हमने देखा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खुद के विधायक ने खुद के मंत्री को रोक कर बोला कि आप आइए, किस तरीके की स्थिति हो गई आपके विभाग में, आप आके देखिए। करेक्ट। तो
इवन इन इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ा है ये चीज कि किस तरीके से जनता के पैसे सरकार तो थोड़ी पॉलिसीज में लगा रही है और लाखों करोड़ के बजट दे रही है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन धरातल पे जीरो है। और जब तक इम्प्लीमेंटेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन को कैरी ऑन करने की ताकत नहीं रहेगी तब तक एज अ नेशन भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, मतलब किस तरह इंस्पायर करता है सर बुद्धा आपको? देखिए, क्योंकि मैं कौशाम्बी से हूँ और वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेसेस अगर गौतम बुद्ध जी की अगर कोई है तो वो कौशाम्बी भी है। ओके। और जैनिज्म बुद्धिज्म का बहुत बड़ा स्तंभ है कौशाम्बी। इनफैक्ट जिस मूवमेंट से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी की बात होती है, लेकिन गौतम बुद्ध जी की टीचिंग्स की भी बात होती है। वो रिलीजियस या फिर कोई स्टॉन्च टीचिंग नहीं है, वो अपने खुद की शक्ति को ढूंढना, अपनी खुद की स्ट्रेंथ को कैसे आगे बढ़ाना मेडिटेशन के फॉर्म से। तो एक सेल्फ अवेयरनेस की ज्यादा बात है। इनफैक्ट मेरे बुक्स में भी मैं सेल्फ अवेयरनेस की बुक ज्यादा है। तो वो सब आई थिंक एक पूरा एक मान लीजिए एक वैक्यूम हो चुका है यहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस का इस घर में। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैचूज टू बुक्स एंड एवरीथिंग, आई थिंक सो इट हेल्प्स मी स्टे काम, इट हेल्प्स मी ग्रो एज वेल एज एन इंडिविजुअल। और आगे बढ़ने में मुझे मजबूर भी करता है कहीं ना कहीं कि अगर मैं खाली बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं अगर जो भी मैं देखूँ, जो भी मैं पढ़ूँ तो वो उसी से रिलेटेड हो। तो आई थिंक इट हेल्प्स मी अ लॉट। मैं अनकॉन्शियस माइंड में भी काफी ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो आई थिंक इट इज एन अनएक्सप्लोर्ड वर्ल्ड जिसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। बट आई डू लाइक टू कीप दैट आल्सो इन इंटैक्ट। ओके सर, यहाँ पे एक लॉबी है, तो फैमिली के साथ बैठ के सिनेमा देखने के लिए समय मिलता है आपको? सिनेमा कुछ देखते हैं? बहुत कम ऐसा बहुत कम समय मिलता है। इनफैक्ट आई डोंट नो कि अभी आजकल सिनेमा में हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत समय जो मुझे मिलता है शायद इवनिंग में मिलता होगा। और अर्ली मॉर्निंग तो नहीं मिल पाता है, तो इवनिंग में ही कभी ना कभी अकेले, हालांकि मैं यहाँ पे थोड़ा अकेले रहता हूँ, फैमिली थोड़ा कम आती है। और जब भी मैं आता हूँ तो आई मेक श्योर कि थोड़ा फैमिली से थोड़ा डिस्टर्बेंस भी कम रहे, बिकॉज पार्लियामेंट सेशन जाना, फिर उसके बाद सेशन के बाद इवेंट्स अटेंड करना और ये सब। तो बहुत कम समय मिलता है और दिल्ली में बहुत कम समय के लिए मैं आता भी हूँ। और जब कभी भी आता हूँ इट इज ईदर फॉर अ वर्क और पार्लियामेंट सेशन और अ कमिटी मीटिंग। सो दैट्स हाउ आई कम, दैट्स हाउ इट इज फंक्शंस हियर। और हालांकि कुछ नए फ्लैट्स हैं जो हमको दिए गए हैं, तो ये नया घर है। तो कभी कभार आते हैं घर वाले तो बैठ जाते हैं और गुफ्तगू कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे भी यादें हैं। हाँ, सरकारी आवास अच्छा है ना सर? हाँ, रहने के लिए? It's really nice. It's safe, it is comforting, it is calm, and it is mostly it is safe. ओके सर, हमारे कर्नाटका में बहुत सारे पॉलिटिशियन कहते हैं कि मुझे घर में घर वालों के साथ बैठ के खाना खाने तक का टाइम नहीं मिलता, ये जस्ट घर में सिर्फ ऐसे ही रहता है, हम बैठते ही नहीं इस पर। मैं तो आप सही बात तो कहूँ कि मुझे नहीं लगता कि कभी ये फुल भी हुआ होगा। शायद हाफ कैपेसिटी पे ही काम करता है हमेशा, और समय भी नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ईट इधर हियर और इन द ऑफिस। और पार्लियामेंट सेशन जब चल रहा होता है तो शायद मैं खाना भी कम खाता हूँ वहाँ पे, मैं पार्लियामेंट के कैंटीन में ज्यादा खा लेता हूँ, या तो कोई खाना ले आता है या तो कोई कॉफी पी लिया। और ऐसा कोई सेट मील्स नहीं है, सेट मेन्यू नहीं है या फिर कि ये समय पे खाना खाना है। और आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ द वर्क ओनली, कि कैसे आप वहाँ पे भी मैनेज करो, यहाँ पे भी मैनेज करो, एंड इट इज ऑल पार्ट कि मैं अभी क्योंकि 26-27 साल के अभी हम। करेक्ट। सो अभी हम उस तरीके से फंक्शन कर सकते हैं बिना कोई शेड्यूल के, बिना कोई खाने के शेड्यूल के। ये सब जो काम होता है तो 10 मिनट में काम कर लिया या फिर कोई और ऐसा, और ओवरलोड ऑफ काम भी ले लिया, उसको करने के चक्कर में अपने खुद की चीजें भूल गए। तो ये भी चलता रहता है, अभी ले सकते हैं, बाद में शायद नहीं ले पाए तो बाद में जाके शेड्यूल बन जाएगा प्रॉपर। सुपर्ब सर, 1.5-2 साल में क्या कुछ कर पाए आप कौशाम्बी के लिए? क्या कुछ करने को मतलब मौका मिला आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैंने देखा कि apart from the MP lads, you have to work very hard to get other investors also in your constituency. Correct. There are a lot of people जो मदद करना चाह रहे हैं, खुद से मदद करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमारी MP lads इतनी कम है, और अगर हम सबसे पहले अपने वोटर्स और अपने कार्यकर्ताओं को ही सेटिस्फाई करने में लगेंगे तो 5 साल सारे MP लाड्स खत्म हो जाएंगे। करेक्ट। तो मेरा जो MP लाड्स है सबसे ज्यादा मैक्सिमम अपने वोटर्स और अपने कार्यकर्ता जो हमारे साथ बूथ लेवल पे खड़े रहते हैं हमेशा, उनके लिए मैंने उसको लगा रखा है। और दिन ब दिन जब भी हमारे पास बजट आता है सेशन बाय सेशन, तो हम उसको अपने कार्यकर्ताओं की मदद के लिए लगाते हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ बिजली, पानी, सड़क मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो बिजली के फॉर्म में हो, सड़क के फॉर्म में देना हो। उसके अलावा एक सार्वजनिक रूप से मेरे कुछ प्लान्स है, खास करके एजुकेशन को लेकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। क्योंकि वेरी हाईली इन्वेस्टेड इन एजुकेशन हूँ मैं, चाहे लाइब्रेरीज खोलना हो, से स्कूल बनवाना हो। तो वी आर स्टार्टिंग अ लाइब्रेरी आल्सो,
जहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग भी करवाएंगे, बच्चे आकर के अपनी स्टडीज भी कर सकते हैं। एक छोटा फॉर्मेट हमने तैयार किया है विच इज गोइंग टू ओपन अप इन द नेक्स्ट मंथ। अगर वो काफी हिट हुआ, काफी सक्सेस हुआ, सो वी आर गोइंग टू ओपन इट, सारे ब्लॉक में खोलने का काम करेंगे। पूरे कौशाम्बी में एक नाम से हमारी लाइब्रेरीज चले, और यही हो कि बच्चे जब वहां से पढ़ लिख करके निकले और कुछ बन जाए, तो वो हमेशा याद रखें कि हाँ, हमारे खुद के घर के पास भी ऐसी एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे हम पढ़ लिख करके आज आगे बढ़ सके। ओके सर, कौशाम्बी की जनता की आंखों में आंखें डाल के बात करने के वक्त उनके आंखों में आपको बहुत सारे ख्वाब दिखते होंगे। उन्होंने भी कुछ ख्वाब लेके आपको वोट दिया है। जब उनकी आंखों में वो ख्वाब देखते हैं, क्या क्या लगता है आपको कि क्या देना चाहिए कौशाम्बी को? देखिए, कौशाम्बी को मुझे लगता है मेरे फादर साहब ने जब मिनिस्टर रहे तो बहुत सारी चीजें देने का काम किया, बिकॉज बड़ा बजट भी था, वो सरकार में भी थे। आज मेडिकल कॉलेज कौशाम्बी में खुल रहा है, लेकिन जिला अस्पताल उसके साथ अटैच नहीं है। मेडिकल कॉलेज तभी सक्सेसफुल हो पाता है जब उसके साथ हॉस्पिटल अटैच्ड हो। उस समय पे मेरे फादर साहब ने जिला अस्पताल खोलने का काम किया था, इंडोर स्टेडियम बनाने का काम किया था, वहाँ पे कई ऐसे स्कूल सिर्फ बालिकाओं के लिए खोलने का काम किए थे, क्योंकि हमारी बालिका बहुत दूर दूर तक अकेले नहीं पढ़ने जा सकती थी। तो विशेष रूप से बालिका के लिए इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल खोलने के काम किए थे। नवोदय विद्यालय खोलने का काम किए थे। तो एजुकेशन में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट रहा है। इनफैक्ट कहा जाता है, अगर आप कौशाम्बी कभी आइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के खुद लोग बोलते हैं कि उन्होंने कौशाम्बी को कौशाम्बी बनाने का काम किया, क्योंकि वो पहले इलाहाबाद का हिस्सा था। करेक्ट। तो उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन किया, कि डीएम से लेकर एसपी से लेकर सब कलेक्ट्रेट, तहसील सब कौशाम्बी में बैठे। जब आप मेन इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन कर लेते हैं और उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों का इन्फ्लो भी दिखने लग जाता है, इंटरेस्ट भी दिखने लग जाता है। करेक्ट। अगर आप डीएम, एसपी और सब तहसील वहाँ पे बैठा देंगे, तो खुद लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे, वहाँ पे उनकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, खुद उनके दफ्तर के पास सारे काम होने लग जाएंगे। उनको इलाहाबाद दूर नहीं आना पड़ेगा। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट मैं चाहता हूँ कि हमारे उसमें हो, जो एक रफ्तार पहले बड़ी थी, हालांकि बहुत लंबा समय हो गया हमको बड़े पावर से, बड़े निधि से, बड़े पैसों से दूर रहे हुए, कि जब हम इन्वेस्ट कर सके अपने जनता के लिए, तो वो जो पीछे हो रहे हैं हम, उस गैप को अगर हम फिल कर लें और जल्दी जल्दी फिल कर लें, तो फिर से कौशाम्बी को हम उस रास्ते पे ले जा सकेंगे। सर, समाजवादी पार्टी से बहुत सारे युवा इस बार चुन के आए हैं। स्कूल में एक कंपटीशन रहता है कि पढ़ाई में मैं फर्स्ट आऊं, मैं फर्स्ट रैंक लाऊं, ऐसा कंपटीशन रहता है। राजनीति में भी क्या उसी तरह कंपटीशन रहता है कि मैं अपने क्षेत्र को सबसे ज्यादा लेके जाऊंगा, मैं करूंगा, ऐसे कुछ? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं होता ही है, सब अपने क्षेत्र को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं और काम करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं। करेक्ट। लेकिन मैं अपने पूरे कंटिजेंट की बात करूँ, अपने समाजवादी पार्टी के जितने भी सांसद आए हैं, 37 के 37 लोग, इंक्लूडिंग हमारे सबसे हाईएस्ट नेतृत्व से लेकर के सबसे यंगेस्ट तक, सब बहुत कॉम्पिटिटिव है, लेकिन फ्रेंडली कॉम्पिटिटिव है। सबको बोलने का मौका चाहिए, सबको अपने मुद्दे रखने का मौका चाहिए। सही समय पे सब अपना मौका दूसरे को दे भी देते हैं, मदद भी करते हैं। हम एक फैमिली की तरह है, और कहीं ना कहीं वो बॉन्ड है, क्योंकि पहली बार इतिहास में इतने सांसद समाजवादी पार्टी से जीत के आए, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत लोग हैं। करेक्ट। और बांटने वाले बहुत लोग हैं, सार्वजनिक मंच से भी बांटने वाले लोग बहुत हैं, सीधा अपनी बातों से। लेकिन एकजुट होकर के जब हम वहां पे जाते हैं, चाहे चेंबर में, चाहे बाहर हमारी मीटिंग हो, तो हम एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आवाज उठाने का काम करते हैं, नौजवानों की उठाने का काम करते हैं, किसानों की बात उठाने का काम करते हैं। और फ्रेंडली फाइट तो मुझे लगता है बहुत नेसेसरी है। वो हमको इम्प्रूव करने में और बेटर होने में ज्यादा मदद करती है। तो फ्रेंडली फाइट तो हमेशा रहती है, लेकिन कोई ऐसा कंपटीशन या फिर ऐसा कोई छल छलावा एक दूसरे से नहीं। अमेजिंग। सर, कभी कर्नाटक आए हो आप, बैंगलोर? नहीं, मैं कभी नहीं आ पाया। कभी नहीं आ पाया। मतलब वहाँ के लोगों के बारे में कुछ जानना, ऐसी कुछ हुआ था? इनफैक्ट नहीं, हमारे फेलो एमपीज बैंगलोर से, और उनके साथ मिलना जुलना होता है, बहुत फ्रेंडली है। उनका खाना बहुत अच्छा है। ऑफन हमको बुलाते हैं यहाँ पे अपने आवास पे खाने पे, या फिर चाय पे, या फिर किसी ऐसे फॉर्म में, तो बहुत फ्रेंडली, ओपन है। और यही यहाँ का कल्चर, यही मुझे लगता है बहुत अच्छा है, कि आप दूसरे पार्टीज के एमपीज हों, चाहे इंडिया ब्लॉक के हों, तो फिर भी आप एक दूसरे से मिल जुलाव कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। पॉलिटिक्स को, जिस तरीके से पॉलिटिक्स आज हो गई है, कि आप
राजनीति के मैदान से भी बाहर एक दूसरे से नफरत करने लग जाइए। ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जो उस पुरानी राजनीति को भी बरकरार रख रहे हैं कि आप सोशल फॉर्म में अच्छे से रहिए। जब कभी भी इलेक्शन आए, आपके मुद्दे क्या है, हमारे मुद्दे क्या है, हम दोनों मुद्दे लेकर के जाते हैं इलेक्शन मैदान में, और जो जिसको जनता पसंद करेगी वो रहेगा। लेकिन अब आपसी कोई मुठभेड़ नहीं होना चाहिए। ओके। वो अभी भी बरकरार कुछ लोगों में, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कर्नाटका के एमपीज में ज्यादा है और साउथ के एमपीज में इनफैक्ट ज्यादा है। ओके। तो वो देखने को अच्छा मिलता है। ओके, फाइनल क्वेश्चन सर। बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो भी राजनीति में आए, कुछ करें, लेकिन थोड़े लोग ऐसे हैं कि झंडा लगाने तक ही उनका सफर रह जाता है, क्योंकि विटामिन यम यानी मनी पावर में फेल हो जाते हैं। अगर युवा राजनीति में सक्सेस होना चाहता है तो उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? क्या करने से वो एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनेगा? देखिए, आज की राजनीति का दौर मुझे लगता है बहुत बदल गया है। आज आप बोल रहे हैं कि झंडा लगाने में वो सीमित रह जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ कमेंट और लाइक करने में सीमित रह जाते हैं। करेक्ट। आज सोशल मीडिया में उनको लगता है कि अगर वो सोशल मीडिया में किसी भी एक्टिव कैंपेन का पार्ट सिर्फ उनका ये है कि हम कमेंट कर लें, हम लाइक कर लें, उसको शेयर कर लें, करेक्ट। लेकिन वो राजनीति नहीं है। मैंने पहले भी एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत बात की, खास करके नौजवानों के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत बात की है, और बार बार ये कहा है कि आपको वो दौर भी याद करना पड़ेगा कि निर्भया के इस कांड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा था स्ट्रीट्स में दिल्ली के, तो वो नौजवान थे। करेक्ट। लेकिन आज फिर से अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश के हमारे वो सेंगर केस कांड जो हुआ, अगर उसके जब बेल मिली हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री को, तो उसके लिए खड़ा होने के लिए कितने नौजवान नहीं आए, एक्टिवली उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया। ओके। एसएससी के स्टूडेंट से लेकर यूपीएससी के स्टूडेंट जब प्रोटेस्ट करते हैं, तो सिर्फ जो यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वही आकर के खड़े होते हैं। अगर बाकी नौजवान एक नौजवान के साथ खड़ा हो जाए ओके। और उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाए, तो सरकार कहीं ना कहीं हिल सकती है। करेक्ट। तो सिर्फ घर बैठ करके रील्स देख करके उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से कुछ नहीं होगा, जमीन में उतरना पड़ेगा। आपने मनी की बात की, मनी बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स में, इनफैक्ट हर चीज में मनी बहुत जरूरी है। करेक्ट। लेकिन जिन लोगों के हमने वहाँ पे फोटो देखी, जिन लोगों के हम नाम की बात करते हैं, उनके पास कभी कोई पैसे नहीं थे। इनफैक्ट मानव कांशीराम जी या फिर आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी ऐसे ही निकले थे। कोई प्रोफेसर था, कोई कुछ अपना लोकल काम पंजाब में कर रहा था, वो ऐसे ही निकले थे एक साइकिल से, और लोगों का कारवां जुड़ता चला गया था। ओके। आप ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स कभी भी मनी उसको बीट नहीं कर पाएगा, सोशल मीडिया उसको बीट नहीं कर पाएगा। अगर आप लोगों के बीच चल देंगे, लोगों के पीछे रह जाएंगे, तो उससे बड़ा आपको नेता कोई नहीं बना सकता। सर, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे आपकी राय क्या है? देखिए, मुझे लगता है बुलडोजर पॉलिटिक्स पर राय कभी लेनी ही नहीं चाहिए। ओके। अगर कोई सीएम के इतने बड़े पद पे है, तो वो सबका सीएम है। वो हर धर्म का, हर जाति का, हर विशेष का सीएम है। वो उसको लोगों को जोड़ने की बात करनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बात करनी चाहिए, नहीं कि बुलडोजर से चीजें गिराने की बात करनी चाहिए। इस पे हमको राय नहीं, ये तो पूर्व विरोध हम सब करते हैं ऐसी राजनीति का। और यहाँ पे आपने देखा होगा बुलडोजर किस पे नहीं चला, सिर्फ बुलडोजर उनके घर पे चलता है जो राजनेता के खिलाफ बोलता है, सीएम के खिलाफ बोलता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है। बुलडोजर सही है, बुलडोजर गलत है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता। सिर्फ बुलडोजर चलता है, चाहे सही के यहाँ चले चाहे गलत के यहाँ चले, लेकिन जश्न सब मनाते हैं, और उसी की मार्केटिंग ये सरकार करती है। बुलडोजर की राजनीति हमको रोकनी पड़ेगी, और विकास की राजनीति और नींव रख कर के इमारत खड़ी करने की राजनीति अगर हम करेंगे, तब जाकर के वो हेल्दी पॉलिटिक्स होगी, वो जनहित की पॉलिटिक्स होगी। अमेजिंग। फाइनली सर, कार्यक्रम के थ्रू क्या कहना चाहेंगी कौशाम्बी की जनता को आप? देखिए, मैं तो हमेशा जो कहता हूँ कि मैंने एक नौजवान पे आप लोगों ने विश्वास किया, कौशाम्बी की जनता ने, और इस देश के लोग अब देख रहे हैं कि कोई नौजवान भी हैं जो पॉलिटिक्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। हम सक्रिय होकर के एक कदम उठा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को सही और गलत में फर्क सिखाया जाए, क्योंकि आज लोग सही और गलत में फर्क करना छोड़ चुके हैं। सही और गलत में अगर फर्क कर देते तो फिर आज धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और नफरती भाषणों के नाम पर हम नहीं बढ़ते। एकजुट होकर के एक नए भारत की मिसाल तय करते, एक नए भारत की नींव रखते, एक नए भारत को आगे बढ़ाने का सपना देखते। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं नौजवानों का अब ये झंडा उठाना पड़ेगा और मैदान में आना पड़ेगा और एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में करना पड़ेगा, तब जाकर के बदलाव होगा। और आप किसी को भी पसंद करिए, चाहे मुझे पसंद करिए, चाहे किसी को भी पसंद करिए, लेकिन एक नेता को पकड़ के चलिए, तब जाकर के हमारा भारत आगे बढ़ने का काम करेगा। अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
और भी सक्सेस मिले आपको लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ये था आज का स्पेशल इंटरव्यू पुष्पेंद्र सरोज जी के साथ। कौशाम्बी के सांसद की बात आपके सामने रखने की हमारी छोटी सी कोशिश। देखते रहिए हेलो हिंदू। मैं हूं सैयद हिदायत, साइनिंग ऑफ दिल्ली से।